हेलो एवरीवन। तो ये हमारा कोर्स चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर हम स्टेम सेल को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम टाइप ऑफ स्टेम सेल्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे स्टेम सेल्स के टाइप देखेंगे। स्टेम सेल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे कहाँ से ऑब्टेन हुआ है स्टेम सेल, इसके बेसिस पे स्टेम सेल को 4 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एडल्ट स्टेम सेल, फीटल स्टेम सेल एंड एमनियोटिक स्टेम सेल्स। तो सबसे पहले हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की बात करते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स फाउंड इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहाँ पाया जाता है? एम्ब्रियो में पाया जाता है। ठीक, कॉल्ड एज अर्ली और ब्लास्टोसिस्टिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को हम अर्ली या ब्लास्टोसिस्टिक स्टेम सेल भी बोलते हैं। इसको अर्ली या ब्लास्टोसिस्टिक स्टेम सेल भी बोला जाता है। और ऑब्टेन फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ये इनर सेल मास जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो जो इसका इनर सेल मास होता है वो उससे ऑब्टेन होता है। प्लूरीपोटेंट, गिव राइज टू ऑल सेल टाइप एक्सेप्ट सेल ऑफ प्लेसेंटा। तो ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होते हैं इनर सेल मास से ऑब्टेंड होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास से ऑब्टेंड होते हैं। ये प्लूरीपोटेंट होते हैं, ये सेल के सारे टाइप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सेप्ट द सेल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को छोड़कर, प्लेसेंटा के सेल्स को छोड़कर सारे ही सेल टाइप इससे अराइज हो सकते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जितने सेल्स अराइज होते हैं वो सारे ही इससे अराइज हो सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वेर फर्स्ट कल्चर्ड फ्रॉम द माउस एम्ब्रियो बाय 2 ग्रुप्स, मार्टिन इवेंस एंड मैथ्यू कॉफमैन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन 1981। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स से 2 ग्रुप्स थे, मार्टिन इवेंस एंड मैथ्यू कॉफमैन का, जिन्होंने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को फर्स्ट टाइम कल्चर्ड किया माउस एम्ब्रियो से 1981 में। They can be propagated indefinitely in culture, and if reintroduced into the early embryo of mouse, are able to give rise to the cell in all the tissue of the mouse. ये एम्ब्रियोनिक सेल जो थे इनको indefinitely कल्चर में प्रोपोगेट किया जा सकता है, और जब इनको हम रीइंट्रोड्यूस करते हैं माउस के एम्ब्रियो में तो ये सारे ही सेल टाइप को बना देते हैं। माउस के बनने के लिए जितने सेल टाइप की जरूरत होती है, जितने टिश्यू की जरूरत होती है, उनको बनाते हैं, उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक 2 प्रॉपर्टी हो गया। एक तो इंडेफिनिटली कल्चर में प्रोपोगेट की जा सकते हैं, और अगर उस सेल को इनर सेल मास जो ऑब्टेन किया गया है उसको अर्ली एम्ब्रियो के माउस के अर्ली एम्ब्रियो में हम रीइंट्रोड्यूस कर दें तो वो सारे ही टिश्यू बनाएंगे ऑफ माउस। तो यहाँ देखिए ये प्लूरीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ये जो होता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है। इससे एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और इन्हीं सारे एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, सारे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है। Mouse embryonic stem cell are maintained in undifferentiated state in the presence of LIF। तो माउस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में कैसे मेंटेन रहता है? इन द प्रेजेंस ऑफ LIF। LIF क्या है? ल्यूकीमिया इनहिबिटरी फैक्टर। तो इसको अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में कैसे मेंटेन करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ LIF। If LIF is removed from the culture medium, if leukemia inhibitory factor is removed from the culture medium, the cell aggregate to form the embryoid bodies and then differentiate into a variety of cell type। अगर हम कल्चर से LIF को, ल्यूकीमिया इनहिबिटरी फैक्टर को रिमूव कर दें कल्चर मीडियम से, तो सेल जो होगा आपस में एग्रीगेट कर जाएगा, एम्ब्रॉयड बॉडी बनाएगा और डिफरेंशिएट कर जाएगा वैरायटी ऑफ सेल टाइप में। तो उसको अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में मेंटेन करने के लिए LIF, ल्यूकीमिया इनहिबिटरी फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1998 बाय रिसर्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन।
ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल फर्स्ट टाइम आइसोलेट हुआ 1998 में बाय रिसर्चर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में रिसर्चर ने ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को फर्स्ट टाइम 1998 में आइसोलेट किया। प्रायर टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, each early embryonic blastomere express both CDX2 and OCT4। ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन से पहले अर्ली एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोमियर जो बनते हैं उसमें CDX2 एंड OCT4 दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं। The decision to make either trophoblast or inner cell is made. The cell of this region express different gene। अब जब ट्रोफोब्लास्ट बनना है और इनर सेल मास बनना है, कौन से टिश्यू को इनर सेल मास बनना है, कौन से सेल से इनर सेल मास बनना है और कौन से सेल से ट्रोफोब्लास्ट बनना है, ये डिसीजन होना होता है। तो जो सेल्स होते हैं डिफरेंट रीजन के, वो डिफरेंट जीन को एक्सप्रेस करते हैं। Only the trophoblast cells synthesize CDX2 which down regulate OCT4 and NANOG along with STAT3 characterize the inner cell mass। तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं, ठीक, वो सिंथेसाइज करते हैं CDX2 और ये डाउन रेगुलेट करते हैं OCT4, NANOG एंड STAT3 को। अब ये OCT4, NANOG एंड STAT3 को डाउन रेगुलेट क्यों करते हैं? क्योंकि ये इनर सेल मास को कैरेक्टराइज करते हैं। और ट्रोफोब्लास्ट सेल से, तो जिन सेल को ट्रोफोब्लास्ट सेल बनना है उसमें CDX2 सिंथेसाइज होता है और ये डाउन रेगुलेट करते हैं OCT4, NANOG एंड STAT3 को, जो इनर सेल मास को कैरेक्टराइज करते हैं। तो यहाँ देखिए मॉरूला है, मॉरूला से क्या है? ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास बनना है। तो इनर सेल मास बनने के लिए इसको OCT4 की रिक्वायरमेंट होती है, OCT4 की रिक्वायरमेंट होती है, OCT4 की रिक्वायरमेंट होती है। और मॉरूला से ट्रोफोब्लास्ट बनने के लिए CDX2 एक्सप्रेस होता है, CDX2 एक्सप्रेस होता है। तो जो सेल जिन सेल को ट्रोफोब्लास्ट बनना है उसमें CDX2 एक्सप्रेस होता है। ये क्या करता है? OCT4 एंड NANOG दोनों को ही क्या करता है? ये OCT4 एंड NANOG दोनों को ही इनहिबिट करता है। यहाँ देखें ये इनहिबिटरी साइन है, दोनों को ही इनहिबिट कर रहा है। और ये OCT4 जो है जिस सेल में एक्सप्रेस होता है उन सेल को ट्रोफोब्लास्ट नहीं बनने देता है, क्योंकि ये इसको प्रिवेंट करता है, इसको इनहिबिट करता है, CDX2 के एक्सप्रेशन को उस सेल में इनहिबिट करता है। तो यहाँ देखिए ये OCT4 क्या करता है? इनर सेल मास बनने में हेल्प करता है, ठीक, इनर सेल मास बनने में हेल्प करता है। अब ये STAT3 यहाँ पे क्या फंक्शन होता है इसका? STAT3 क्या करता है? रेगुलेट करता है SOX2 को, ठीक, SOX2 को रेगुलेट करता है। और SOX2 जो है ये सेल्फ रिन्यूअल में हेल्प करता है, इनर सेल मास के सेल्फ रिन्यूअल में हेल्प करता है, ठीक। और अब इस ICM से हाइपोब्लास्ट बनना है एंड इपीब्लास्ट बनना है, ठीक, हाइपोब्लास्ट सेल एंड इपीब्लास्ट एम्ब्रियोनिक सेल। तो यहाँ देखें ये NANOG जो है, NANOG ये इपीब्लास्ट सेल बनने में हेल्प कर रहा है यहाँ, और साथ ही ये हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन को इनहिबिट भी कर सकता है, इनहिबिट भी करने का काम करता है। तो जो सेल इपीब्लास्ट बनने के लिए बने हैं उनमें वो हाइपोब्लास्ट न बने उसको भी प्रिवेंट करता है और ये इपीब्लास्ट बनने में हेल्प करता है। तो इनर सेल मास के लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हो गए? OCT4, NANOG एंड STAT3। STAT3 क्या करता है? रेगुलेट करता है SOX2 को, और SOX2 सेल्फ रिन्यूअल कराता है ICM का। SOX then heterodimerize with OCT4 and activate downstream gene involving pluripotency। अब ये जो SOX2 होता है ये हेट्रोडाइमराइज हो जाता है, डाइमर बनाता है OCT4 के साथ, ठीक, ये OCT4 के साथ डाइमर बना रहा है SOX2, तो इसलिए ये हेट्रोडाइमर हो गया। तो ये हेट्रोडाइमराइज हो जाता है, एक्टिवेट करता है डाउनस्ट्रीम जीन को जो प्लूरिपोटेंसी को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं। Adult stem cells. Adult stem cells are used in adult body to replace worn out somatic cells on a regular basis. Adult stem cell
का कहाँ यूज होता है कि एडल्ट स्टेम सेल एडल्ट बॉडी में जितने भी वॉर्न आउट सोमैटिक सेल होते हैं, जो हमारे सोमैटिक सेल हमेशा खराब होते रहते हैं और वो डाई आउट होते रहते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए, ये रेगुलर बेसिस पे रिप्लेस करने के लिए एडल्ट स्टेम सेल का यूज होता है। आवर एपिडर्मिस, जैसे हमारा एपिडर्मिस है स्किन का, आवर इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, हमारा जो इंटेस्टाइन का एपिथेलियम है, हमारा जो ब्लड है, वो कंटिन्यूसली क्या होता है, रिप्लेस होता रहता है। उसके सेल्स जो होते हैं कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं विच सेल जनरेटेड बाय डिवाइडिंग एडल्ट स्टेम सेल। जो एडल्ट स्टेम सेल होता है ये डिवाइड करता रहता है और ये क्या होता है, रिप्लेस होते रहते हैं। जैसे हमारा ब्लड सेल डाई आउट होता है, जब वो डाई आउट हो जाता है तो उसके बदले नए सेल्स बन जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो स्किन होता है, न्यू स्किन बनता है, हमारा जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम होता है वो भी सेट होता रहता है और न्यू इंटेस्टाइनल एपिथेलियम रीजनरेट होता है बाय डिवाइडिंग द एडल्ट स्टेम सेल। मोस्ट इफ not all adult stem cell restricted to forming only few cell type। मोस्टली जो एडल्ट स्टेम सेल होते हैं ये फ्यू सेल टाइप को ही जनरेट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं। जैसे हिमोपोएटिक स्टेम सेल हमारा बोन मैरो से हिमोपोएटिक स्टेम सेल का फॉर्मेशन हो सकता है और ये क्या करेगा, सारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन करवाएगा। तो ये सिर्फ ब्लड सेल का, हिमोपोएटिक स्टेम सेल ब्लड सेल का ही फॉर्मेशन करवाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि मोस्ट एडल्ट स्टेम सेल आर रिस्ट्रिक्टेड टू फॉर्मिंग ओनली फ्यू सेल टाइप। ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योर आर सोमैटिक स्टेम सेल। एडल्ट स्टेम सेल को हम मैच्योर या सोमैटिक स्टेम सेल भी बोलते हैं, मैच्योर या सोमैटिक स्टेम सेल। तो एडल्ट स्टेम सेल के बदले हम मैच्योर या सोमैटिक स्टेम सेल भी बोल सकते हैं। ऑप्टेन फ्रॉम मैच्योर बॉडी टिश्यू, हमारे मैच्योर जो बॉडी टिश्यू हैं उनसे ऑप्टेन होता है। जैसे बोन मैरो हो गया, बोन मैरो से हिमोपोएटिक ब्लड सेल, अम्बिलिकल कॉर्ड से ऑप्टेन हो सकता है, एंड प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ, और बर्थ के बाद जो प्लेसेंटा होता है उससे भी एडल्ट स्टेम सेल ऑप्टेन हो सकता है। मल्टीपोटेंट गिव राइज टू लिमिटेड सेल टाइप। तो अभी हमने डिस्कस किया कि मल्टीपोटेंट होते हैं, लिमिटेड सेल टाइप को ही लिमिटेड सेल टाइप को ही ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। Some adult stem cell, however, appear to have some surprisingly large degree of plasticity। कुछ जो adult stem cell होते हैं उनके पास large degree of plasticity होता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। These multipotent cell are called mesenchymal stem cell। तो ऐसे multipotent stem cell को with large degree of plasticity हम इनको mesenchymal stem cell बोलते हैं। और MSCs mesenchymal stem cell, sometime called bone marrow derived stem cell, और sometime हम इसको bone marrow derived stem cell भी। फर्स्ट टाइम एडल्ट स्टेम सेल ऑप्टेन आइसोलेट हुआ था 1960s में, रिजल्ट इन मोर देन 50 ह्यूमन थेरेपी, और इससे अब बहुत सारे ह्यूमन थेरेपी इनका यूज करके बहुत सारे ह्यूमन जो डिजीज हैं उनको ट्रीट किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड कंटेन सर्कुलेटिंग स्टेम सेल। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड जो होते हैं उसमें सर्कुलेटिंग स्टेम सेल होते हैं। मैट्रिक्स सेल फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन पोटेंशियली यूजफुल स्टेम सेल। दिस मैट्रिक्स टर्म्ड एज वॉल्टन्स जेली has been source for isolation of mesenchymal stem cell। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड का मैट्रिक्स सेल होता है, मैट्रिक्स सेल्स ऑप्टेंड होता है, ये भी यूजफुल स्टेम सेल होता है और इस मैट्रिक्स को वॉल्टन्स जेली बोलते हैं। इनको वॉल्टन्स जेली का टर्म दिया गया और ये मेसेंकाइमल स्टेम सेल के आइसोलेशन का सोर्स होता है। मेसेंकाइमल स्टेम सेल हम इससे आइसोलेट कर सकते हैं। Fetal stem cells, the primitive stem cell located in the organ of fetus are referred to as fetal stem cell। तो जो भी प्रिमिटिव स्टेम सेल लोकेटेड होते हैं फीटस के ऑर्गन में, जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके ऑर्गन में जो भी प्रिमिटिव स्टेम सेल लोकेटेड होते हैं उसको हम बोलते हैं फीटल स्टेम सेल। अब ये फीटल स्टेम सेल दो तरीके के हो सकते हैं, फीटल प्रॉपर स्टेम सेल एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल स्टेम सेल। फीटल प्रॉपर स्टेम सेल जैसे लिवर हो गया, बोन मैरो हो गया फीटस का, उससे ऑब्टेन होता है। फीटल प्रॉपर स्टेम सेल जनरली जो होता है ये एबॉर्शन
के बाद ऑब्टेन होता है। अबॉर्ट अगर फीटस अबॉर्ट हो जाए तो उस टाइम हम फीटल प्रॉपर स्टेम सेल को ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये जो स्टेम सेल होते हैं इमॉर्टल तो नहीं होते हैं, लेकिन इनमें हाई लेवल ऑफ डिवीजन होता है और ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल स्टेम सेल, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल स्टेम सेल जो होते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से आते हैं और जनरली इसको हम एडल्ट स्टेम सेल से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं और ये बर्थ के बाद ऑब्टेन होते हैं और इनमें भी बहुत ज़्यादा डिवीजन की कैपेसिटी होती है और ये प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं। एमनियोटिक स्टेम सेल्स, तो एमनियोटिक स्टेम सेल एमनियोटिक फ्लूइड से ऑब्टेन होता है। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है जब भी बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो प्लेसेंटा का इनर मोस्ट लेयर होता है वो होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन और उसके अंदर फ्लूइड होता है और वो क्या करता है जो भी फीटस का डेवलपमेंट होता है उसको शॉक से किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है ये एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक स्टेम सेल। ये मल्टीपोटेंट होते हैं, एक्सपेंड एक्सटेंसिवली विदाउट फीडर एंड और नॉट ट्यूमरोजेनिक। ये बहुत ही एक्टिव सेल होते हैं और विदाउट फीडर ये एक्सपेंड करते हैं और ये ट्यूमरोजेनिक भी नहीं होते हैं, ट्यूमर को भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं और ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं एडिपोजेनिक टिश्यू में जो एडिपोज टिश्यू को जनरेट करे, ओस्टियोजेनिक जो बोन सेल को, मायोजेनिक हेपेटिक सेल्स एंड न्यूरोनल लाइंस, इन सब एमनियोटिक सेल से ये सारे सेल्स बन सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अब यहाँ स्टेम सेल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि स्टेम सेल से कैंसर भी अराइज हो सकता है। तो अब वो कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द ट्यूमर प्रोग्रेशन, सेल सर्वाइवल एंड मेटास्टेसिस। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं HIF हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये ट्यूमर प्रोग्रेशन, सेल सर्वाइवल एंड मेटास्टेसिस में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ट्यूमर प्रोग्रेशन, सेल सर्वाइवल एंड मेटास्टेसिस को प्रमोट करते हैं बाय रेगुलेटिंग टारगेट जीन HBEGF, GLUT, ADAM, OCT4 and NOTCH. These HIFs help to maintain cancer stem cell niche by regulating important stem niche genes such as OCT4, NANOG, SOX2, KLF4 and CMYC. अब जो ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं ये कैंसर स्टेम सेल निश को मेंटेन करते हैं बाय रेगुलेटिंग द इम्पॉर्टेंट स्टेम निश जीन। कैसे मेंटेन करते हैं कैंसर स्टेम सेल निश को, स्टेम निश जीन को मेंटेन करके, रेगुलेट करके, स्टेम निश जीन को रेगुलेट करके, जैसे स्टेम निश जीन में आ गया OCT4, NANOG, SOX2, KLF4 एंड CMYC, इन सारे जीन को रेगुलेट करके ये क्या करते हैं कैंसर स्टेम सेल निश को मेंटेन करते हैं। ऑल्सो रेगुलेट P53 एंड अदर जीन दैट प्रमोट मेटास्टेसिस। ये क्या करते हैं P53 जीन जो होता है सेल रेगुलेशन में जो हेल्प करता है उसको रेगुलेट करते हैं और वो सारे जीन जो मेटास्टेसिस को प्रमोट करते हैं। मेटास्टेसिस क्या होता है, जब कैंसर सेल जो ट्यूमर होता है कैंसर का मेटास्टैटिक ट्यूमर जो होता है, जब कैंसर सेल माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में माइग्रेट करके विद द हेल्प ऑफ ब्लड फ्लो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो P53 एंड वो सारे जीन को जो मेटास्टेसिस को प्रमोट करते हैं उनको रेगुलेट करता है ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ सेल बाय डिक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस but also decrease the factors such as RAD51 and H2AX that maintain genomic stability. अब ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेल के सर्वाइवल को कैसे इंक्रीज करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के इफेक्ट को डिक्रीज कर देता है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के इफेक्ट को डिक्रीज कर देगा तो सेल का सर्वाइवल इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही वो क्या करता है जीनोमिक स्टेबिलिटी को
डिक्रीज कर देता है। जैसे RAD51, H2AX1, ये क्या करते हैं, जीनोमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, उनको ये डिक्रीज कर देता है। तो इसके डिक्रीज की वजह से जीनोमिक स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब जीनोमिक स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, सेल जो होगा स्टेबल नहीं होगा और वो उसका अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, उसमें बहुत सारे म्यूटेशन होंगे और ये सारे म्यूटेशन कैंसर को अराइज करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए।